हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे राज्य कार्यपालिका के बारे में, यानी कि जो आपके यहाँ पर जिस तरीके से विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, राज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, उन सब के बारे में आज की क्लास रहने वाली है। ठीक है, वैसे ही आपकी सोशल साइंस की क्लास है, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास जरूरी रहेगी। चाहे आप चंडीगढ़ पीआरटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएसएसबी है, ईएमआरएस है, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी है या हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास जरूरी रहने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रह सकते हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को। एक सेकेंड। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सॉरी अगर आपको आज मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग लगे तो उसके लिए सॉरी, मुझे जुकाम लगा हुआ है तो आई थिंक आवाज़ थोड़ी सी डाउन रहेगी, बट मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर लिखा है संसदीय शासन प्रणाली का संचालन केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी होता है। इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, अब कई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे, कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें ये लाइन समझ में ही नहीं आएगी, इसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि जैसे संसदीय शासन प्रणाली है, जैसे हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जैसे आपके लोकसभा होती है देश को चलाने के लिए, राज्यसभा होती है, प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरीके से हर राज्य में भी उनकी खुद की क्या होती है, एक शासन प्रणाली होती है जिसमें वहाँ राज्यपाल होंगे, विधानसभाएं होंगी, विधान परिषद होंगी। हमारे आप सभी को पता है हमारे देश में 28 क्या है यहाँ पर स्टेट्स हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, 28 स्टेट्स है और 8 क्या है यूनियन टेरिटरी हैं। सभी स्टेट्स के बारे में, सभी यूनियन टेरिटरी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था कि कौन सी स्टेट का गठन कब हुआ था। तो और साथ साथ इसके साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी भी हैं जहां पर आपको राज्य विधायिका देखने को मिलेगी। अब राज्य विधायिका का मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या बनाई गई हैं, विधान सभाएं बनाई गई हैं, क्योंकि वैसे तो यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर सीएम नहीं बनाए जाते, लेकिन हमारी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर आपके सीएम बनाए जाते हैं। अगर वहाँ पर सीएम बनेंगे तो एमएलए भी होंगे, और अगर एमएलए हैं तो वहाँ पर विधानसभाएं भी होंगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब हम पढ़ लेते हैं राज्यपाल के बारे में, क्योंकि जो आपके राज्य विधायिका होती है वो आपके विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल से मिलकर बनती है। वैसे तो बहुत कम स्टेट ऐसी है जहाँ पर विधान परिषद आपको देखने को मिलेगी, बट फिर भी हम इसको लेकर चलते कि विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल के संयुक्त होने पर, यानी कि इनके इकट्ठे होने पर राज्य विधायिका कही जाती है वो। तो सबसे पहले हम जानेंगे राज्यपाल के बारे में। जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है, राज्य का संवैधानिक पद है, यानी कि संविधान मतलब जैसे हमारे संविधान में राष्ट्रपति जी का पद दिया गया है, उसी तरीके से राज्यपाल किसका कहाँ का होता है, राज्य का होता है। राष्ट्रपति देश का होता है, प्रेसिडेंट जो है वो आपके देश का होगा, कंट्री का होगा, और राज्यपाल कहाँ का होगा, संवैधानिक पद होता है राज्य का, यानी कि ये राज्य को देखता है, राज्य की देख रेख करता है। फिर हर 15 दिन के बाद में ना ये रिपोर्ट देता है गृह मंत्रालय में कि आप इस स्टेट में क्या क्या चल रहा है, जिसके द्वारा कार्यपालिका कार्य संचालित करती है। यानी कि वैसे तो हम कह सकते हैं संवैधानिक प्रमुख है, पर हम इसे वास्तविक प्रमुख नहीं कह सकते। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान का वास्तविक प्रमुख जो राज्य है, सॉरी संविधान नहीं कहेंगे, राज्य यानी कि जो स्टेट है, स्टेट का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, इसका मतलब क्या होगा वास्तविक प्रमुख का, कि जो आपके रियल में जो काम करता है, वास्तविक प्रमुख है जिसकी चलती है, तो वो कौन होगा, हमारे यहाँ पर सीएम होगा। राज्य की बात हो रही है ये, ठीक है। तो राज्य में वास्तविक प्रमुख आपके सीएम है। उसी तरीके से जैसे आपके देश में जो वास्तविक प्रमुख थे वो कौन थे, आपके प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में जो वास्तविक प्रमुख होंगे वो कौन होंगे, आपके सीएम होंगे। इसके बाद आर्टिकल 153 में क्या है, ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु इसमें एक कंडीशन भी दी गई है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी स्टेट है, छोटी स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है और वहाँ पर ऐसी नीड भी नहीं लगती है। मान लीजिए कोई 2 ऐसी स्टेट्स हैं जो बहुत छोटी हैं और वहाँ ऐसी नीड नहीं है
कि वहाँ पर अलग अलग राज्यपाल को भेजा जाए। तो इन दोनों स्टेट का एक ही क्या बना दिया जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। आर्टिकल 153 क्या कहता है, किसी मतलब हर राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा, पर ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य का एक ही राज्यपाल, मतलब हर स्टेट को एक एक राज्यपाल दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से जो ज़्यादा स्टेट्स हैं उनका एक ही राज्यपाल अपॉइंट किया जा सके, तो ऐसी कंडीशंस भी लागू हो सकती हैं। ये किस में लिखा गया, आपके आर्टिकल 153 में लिखा गया है, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद है आर्टिकल 154। तो आर्टिकल 154 के अनुसार आपके अनुसार राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास में होगी, राज्यपाल को होगी। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका की जितनी शक्तियां, संविधान के अनुसार की बात कर रहा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा पावर्स किसके पास में है, राज्यपाल के पास में है। लेकिन जो आपका राज्यपाल होगा वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, सीएम के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे देश में राष्ट्रपति जी है वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, किसके सिफारिश पर काम करते हैं, आपके पीएम की सिफारिश पर काम करते हैं। तो सेम टू सेम बिल्कुल आपके जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम देश की तरह ही होता है, बस देश में आपके राष्ट्रपति जी काम करते हैं और राज्य में आपके राज्यपाल काम करते हैं। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि अभी आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में और ये सारा लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में पढ़ा दिया है। तो आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में होंगी, राज्यपाल में होंगी, जिसका प्रयोग किसके अनुसार करेगा, वो संविधान के अनुसार करेगा। ठीक है, जैसा संविधान में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग काम कौन करेगा, आपका राज्यपाल करेगा। अब संविधान में तो ये लिखा गया है कि जो आपके राज्यपाल होंगे वो किसकी सिफारिश पर काम करेंगे, सीएम की सिफारिश पर काम करेंगे। तो सारा का सारा जितना भी काम है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पर सीएम के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन करेगा कौन, मतलब एक तरीके से फॉर्मेलिटी टाइप में कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके राज्यपाल होते हैं या गवर्नर होते हैं, मान लीजिए आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी स्टेट में जो गवर्नर होंगे ना वो आपके पंजाब से बिलोंग करने वाले नहीं होंगे, वो किसी अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, मतलब इसीलिए इनको यहाँ पर भेजा जाता है ताकि ये मतलब एक तरीके से कोई गड़बड़ वगैरह ना करे। और जो गवर्नर होते हैं या राज्यपाल होते हैं ये अपनी एक रिपोर्ट देते हैं, स्टेट की रिपोर्ट देंगे हर 15 दिन के बाद। कहाँ भेजते हैं, गृह मंत्रालय में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पता होना चाहिए ना कि किस स्टेट में क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हर दिन की जितनी भी मतलब मान लीजिए एक दिन में कोई आवाज़, एक तरीके से कोई भी परेशानी क्रिएट हो गई या कोई दंगे हो गए, फसाद हो गए, तो उसकी सारी रिपोर्ट जाती है। ठीक है, वो कहाँ जाएगी, गृह मंत्रालय में जाती है। तो हर स्टेट की रिपोर्ट जाती है और वो हर 15 डेज के बाद में राज्यपाल भेजते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी यहाँ पर योग्यताओं के बारे में। वो सबसे पहली बात तो भारत के नागरिक होने चाहिए, जैसा कि प्रेसिडेंट की कंडीशंस हमने पढ़ी थी। इनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए, बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं आपको। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, लेकिन सदस्य नहीं होंगे, ये बात भी याद रखनी है, क्योंकि अदर स्टेट से होते हैं तो सदस्य कैसे हो सकते हैं। हाँ, पर ये जरूर है कि उनके अंदर इतनी योग्यताएँ होनी चाहिए कि वो उसके मेंबर बन सके। और मतलब ये ऐसा इसलिए लिखा गया ताकि मतलब एक तरीके से वो काम को संभाल सके। तो भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नियुक्ति की, यानी कि उनके अपॉइंटमेंट की। तो आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर 155 में क्या कहा गया है, सॉरी राज्यपाल आएंगे, मैं राष्ट्रपति बोल गई हूँ। 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति, हाँ ये सॉरी सही है, सही लिखा है मैंने ये, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। आर्टिकल 155 में कहा गया है कि जो आपके स्टेट में जैसे राज्यपाल अपॉइंट किए जाते हैं, शपथ लेना अलग बात होती है और अपॉइंट करना अलग बात होती है। अपॉइंट करने का मतलब है कि उन्हें क्या दिया जाएगा, एक टाइप का एक लेटर दिया जाएगा। जैसे जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, लेटर मिलेगा। ठीक है, तो किसी न किसी डिपार्टमेंट से वो लेटर आएगा जहां भी आप जॉब लगेंगे। तो उसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति होते हैं वो भी क्या देते हैं, राज्यपाल को एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। फिर आप वहां पर जाके किसी स्कूल में क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। तो वैसे ये स्टेट में जाते हैं और उन्हें कोई शपथ दिलाता है।
तो उसी तरीके से ये नियुक्ति का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। परंतु जो शपथ है, उनको जो शपथ दिलाई जाएगी वो उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाई जाएगी। ठीक है, ये इंडिया नहीं आएगा, ओनली चीफ जस्टिस आएगा, क्योंकि ये चीफ जस्टिस किसी स्टेट के होते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। बट मान लीजिए किसी कंडीशन में वहाँ के चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं है, कहीं गए हुए हैं या कितने टाइम की छुट्टी पर है, तो उस कंडीशन में वहाँ के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो क्या करेंगे, राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करेंगे। तो ये बात मैंने लिखी है, किसमें लिखा गया, ये 155 में लिखा गया। तो ये बात आपको याद रख लेनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की। मतलब यहाँ पर आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए अपॉइंट करते हैं, 5 वर्ष के लिए भेजते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए राज्यपाल अपना त्याग पत्र देना चाहे तो ये त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि इन्हें अपॉइंट भी किसने किया था, राष्ट्रपति ने किया था। और इनको मतलब जो त्याग पत्र का काम है वो भी कौन करने वाले हैं, वो भी ये राष्ट्रपति को ही देंगे। तो ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, शपथ कौन दिलाते हैं, सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ जिस भी स्टेट में गए हैं वहाँ के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ त्याग पत्र ये देते हैं राष्ट्रपति को, अपॉइंट भी नहीं कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों के बारे में। राज्य कार्यपालिका, जो आपके राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं, राज्य कार्यपालिका के हेड होते हैं। राज्यपाल कार्यपालिका संबंधी कार्यों को संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर जो जिस स्टेट में है ये, उस स्टेट में मान लीजिए इलेक्शंस वगैरह का काम हुआ है और वहाँ पर ये क्या करेंगे, वहाँ के सीएम को अपॉइंट करने का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद सीएम की सलाह पर मंत्री परिषद के सभी सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। मान लीजिए ये इन्होंने क्या किया, सीएम को अपॉइंट कर दिया, नए नए इलेक्शन हुए तो मंत्री परिषद का गठन किया गया। लेकिन मंत्री परिषद बनाएगा कौन, सीएम बनाएगा। सीएम डिसाइड करेगा कि उसकी मंत्री परिषद में कौन, किसके पास में कौन सा डिपार्टमेंट होगा, कौन मिनिस्टर बनेगा। तो उसकी सलाह पर काम कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। और राज्यपाल इनको क्या, यहाँ पर इनको नियुक्त कर देंगे, एक तरीके से इन्हें अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, और किसकी सलाह पर काम करेंगे, सीएम की सलाह पर काम करेंगे। इसके बाद राज्यपाल की पावर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। विधानसभा, मान लीजिए विधानसभा है, विधानसभा में सरकार ने अपना समर्थन खो दिया। ये बात मैंने आपको जब राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ाई थी तब भी बताया था। वो देश के लिए लागू होती थी या आपकी स्टेट के लिए लागू होती है। विधानसभा में सरकार अपना समर्थन खो गई हो तो और नई गवर्नमेंट का गठन करना हो, तो किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल उसे अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, इन्वाइट कर सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इलेक्शन हुए, आपकी स्टेट में इलेक्शन होते हैं और दो पार्टियाँ दोनों एक दूसरे की अपोजिशन में होती हैं और दोनों में से किसी को भी क्या नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला। मान लीजिए 300 सीट थी, 300 में से यहाँ पर जैसे 154 इसके पास में आ जाती हैं और 155 इसके पास में आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ना 156 आ जाती है यहाँ पर। ऐसी कंडीशंस में 154 कहाँ लिख दिया मैंने, 150 की बात हो रही है। एक के पास 149 है और एक के पास में 151 है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो आपकी मान लीजिए इनमें से किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, किसी के पास भी एक तरीके से ज़्यादा सीट्स नहीं है, दोनों एक दूसरे के आसपास हैं, तो ऐसी कंडीशंस में जो राज्यपाल होंगे अपनी इच्छा के अनुसार इन दोनों में से किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं। उनके पास ये पावर भी होगी, वो कम वाली पार्टी को भी इन्वाइट कर सकते हैं कि वो आकर क्या बना सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। तो इतनी पावर्स होती है राज्यपाल के पास में किसी भी स्टेट में और सेंटर में राष्ट्रपति जी के पास में। विधानसभा में जैसे आपके प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा में अभिभाषण देते हैं, राज्यसभा में देते हैं, तो वैसे ही विधानसभा में अभिभाषण का काम कौन करेंगे, आपके राज्यपाल करेंगे। ये जब सत्र शुरू होता है तब अपना अभिभाषण देंगे और जब सत्र का विघटन होता है, मतलब जब सत्र खत्म होता है तब अपना भाषण देंगे। राज्यपाल क्या कर सकते हैं, पर जो सीएम होते हैं उनकी सलाह पर विधानसभा का विघटन कर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आगे नए इलेक्शंस कराने, इसलिए क्या हो जाएगा, विधानसभा विघटित हो जाएगी। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को क्या कर सकते हैं, ये अपॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये बात भी याद रख लेनी है, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को अपॉइंट कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, विधान परिषद की बात हो रही है, अब विधानसभा की बात नहीं है। विधान परिषद ना हर स्टेट में नहीं बनाई गई, ये केवल आपके 28 में से 6 स्टेट ऐसी है जहाँ पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है।
तो अब यहाँ पर आपके केवल ऐसी ओनली 6 स्टेट ऐसी है जहाँ पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें विधान परिषद के 1/6 सदस्य को अपॉइंट कर सकता है ये। इसके साथ साथ मतलब राज्यपाल जी अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल क्या करेंगे, अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी स्टेट में विधानसभा भंग हो चुकी है और कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस है कि आपको कोई रूल बनाना है, कोई कानून बनाना है, लेकिन आपको पता है कानून तो आपके लोग विधानसभा से पारित होगा अगर स्टेट की बात है तो, लेकिन विधानसभा भंग है और उसके कोई सेशंस नहीं हो रहे हैं तो कानून कैसे बनाया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश को जारी कर सकते हैं और उसी के तहत आपके कानून बना रहेगा। और ये किस में कहा गया, आर्टिकल 213 में ये बात कही गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये केवल कितने महीने तक, कितने वीक तक लागू रहेगा, 6 वीक्स तक लागू रहेगा। ये जो अध्यादेश है 6 वीक तक लागू रहता है। उसके बाद में मान लीजिए नया सेशन स्टार्ट हो जाता है तो जैसे नई विधानसभा बनती है तो वो चाहे तो इस अध्यादेश को रख भी सकते हैं और ना चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकती है। तो ये है इससे रिलेटेड। इसके बाद में है आर्टिकल 161 के तहत न्यायिक शक्ति प्राप्त, यानी कि जो आपके राज्यपाल हैं उन्हें कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। जैसे आपको पता होगा आपके जो प्रेसिडेंट जी हैं उन्हें भी कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। वो जैसे मतलब एक तरीके से कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसके साथ साथ वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जो आपके राज्यपाल हैं इनके पास में भी कुछ पावर्स हैं, ठीक है, न्यायिक पावर है। ये एक बात इन दोनों में है, जैसे ये राष्ट्रपति आपके देश में और ये आपके स्टेट में क्या है, राज्यपाल हैं। इन दोनों में ना एक सिमिलैरिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, किसी की भी सजा को कम कर सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल क्या करेंगे, किसी की सजा को कम कर सकते हैं ये राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रपति के पास में ये पावर है, ये मृत्यु दंड को भी मतलब मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रपति के पास में एक पावर ऐसी है कि मृत्यु दंड को भी क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं कंप्लीट। अगर मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिल गया है और उन्होंने मर्सी पिटीशन लगा दी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास में इतनी पावर्स हैं कि वो उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्षमा कर सकते हैं, उनके मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती हैं जब उन्हें मृत्यु दंड मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन फिर भी वो क्या करते रहते हैं, मर्सी पिटीशन दायर करते रहते हैं प्रेसिडेंट को, ताकि उनकी जो लाइफ है वो बची रहे। तो ऐसी कंडीशन में ना जाने कितने साल लग जाते हैं कि मतलब वो मर्सी पिटीशन बार बार उनके पास में जाती रहती हैं। इसके बाद है आर्टिकल 161 के तहत न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो दोषी की सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश हैं, उनकी क्या कर सकते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं। राज्य में कोई कानून राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद में, मतलब यहाँ पर राज्य में अगर कोई कानून बनाना है वो कब बनेगा, जब उसके ऊपर राज्यपाल क्या करके देंगे, कोई सिग्नेचर करके देंगे, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं तभी कानून बनता है। उसी तरीके से किसी भी स्टेट में अगर राज्यपाल क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो वहां पर क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। विधानसभा के प्रथम स्तर और नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम स्तर का क्या कर सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं। यानी कि विधानसभा एकदम से नई इलेक्ट होकर आई है, विधानसभा के नए सदस्य आए इलेक्ट होकर, तो ऐसी कंडीशंस में वो क्या करेंगे, अभिभाषण देंगे। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद में जो राज्य विधानसभाएं हैं वो आपकी 6 स्टेट में है। मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन सी स्टेट है आपकी। उनमें आपके बिहार है, यूपी है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। तो ये 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। हर जगह आपके विधान परिषद नहीं है, क्योंकि ये विधान परिषद इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि उनकी जो स्टेट होती है ना वो रिकमेंड करती है कि हमारे यहाँ पर किसकी नीड है, हमें विधान परिषद की नीड है। क्योंकि हमारे जो विधानसभा के सदस्य हैं वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टेट में बहुत ज़्यादा काम हो गया है, तो हमें किसकी नीड है, विधान परिषद की नीड है। तो नए मेंबर्स वहाँ पर ऐड किए जाते हैं, इसीलिए विधान परिषदें बनाई जाती हैं। तो बिहार में विधान परिषद है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी बिहार, ठीक है। तो यूपी बिहार में क्या है, हमारे यहाँ पर विधान परिषद है। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसके बाद में महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो 6 स्टेट हो गई हैं ये जहाँ पर आपके विधान परिषद का गठन किया गया है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। मैं ये सोच रही थी आपको कल पढ़ाऊँगी, पर मैं इसको पढ़ा ही देती हूँ आपको, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, इसका स्क्रीन रोटेट हो गया। आज की क्लास में ही कर लेते हैं, कल की क्लास में हम हाई कोर्ट का टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे मेरी आज ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मुझे लगा कि एक क्लास तो मैं बना ही देती हूँ।
इसके बाद में यहाँ पर जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो राज्य होता है, राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे? आपके राज्यपाल होंगे। परंतु अगर जो वास्तविक प्रमुख की बात की जाए, यानी कि जो रियलिटी में जो काम करते हैं, वो कौन करते हैं? आपके सीएम करते हैं, आपके मुख्यमंत्री करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 163(1) में किस में कहा गया है? 163(1) में क्या कहा गया है कि जो सीएम की नियुक्ति है, आपके स्टेट में जो मुख्यमंत्री अपॉइंट किए जाएंगे, वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? आपके राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट होंगे। सीएम पद की नियुक्ति के लिए राज्यपाल उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। वैसे मतलब मोस्ट ऑफ कंडीशंस में यही देखने को मिलता है, जैसे बहुमत। एक मिनट, ये स्क्रीन आज रोटेट हो रही है, सॉरी, अब तो सही हो गई है। एक सेकंड मुझे देखने दो, कहाँ पर थे हम? हाँ, ये पॉइंट था हमारा, ठीक है। यहाँ पर सीएम पद की नियुक्ति के लिए राज्यपाल उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो विधानसभा में क्या होगा? बहुमत प्राप्त होगा। यानी कि मान लीजिए आपके जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनमें से एक क्या है? बहुमत में है, ठीक है। दो पार्टी आपके स्टेट में और उनमें से एक बहुमत में है, तो ऐसी कंडीशंस तो नॉर्मल होती है। ऐसी कंडीशन में सीएम पद की नियुक्ति के लिए राज्यपाल क्या करेंगे? इसमें जो विधानसभा में जिस पार्टी को क्या होगा? बहुमत प्राप्त होगा, तो राज्यपाल उसी पार्टी को क्या करेंगे? एक तरीके से अपॉइंट करेंगे। उसी के नेता को, बहुमत दल का जो नेता होगा, वही क्या बन जाएगा? सीएम पद के लिए योग्य होगा। इसके बाद हम इसकी शक्तियां और उनकी पावर की बात कर लेते हैं, सीएम की, ठीक है। सीएम जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करवाता है, ठीक है। तो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा कराएंगे? राज्यपाल के द्वारा करवाते हैं, तथा उन मंत्रियों को जोड़कर रखते हैं, मतभेद होने पर सॉल्व करते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपके स्टेट में सीएम होंगे, वो क्या करेंगे? मंत्रियों की नियुक्ति कराएंगे राज्यपाल को बोलकर। उसके साथ साथ मान लीजिए यहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो गया है कि पार्टी के जितने भी कोई एक पार्टी है, एक पार्टी के मिनिस्टर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गया है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने का काम भी कौन करते हैं? आपके चीफ मिनिस्टर करते हैं। विधानसभा का नेता होता है, ठीक है। ये बस ये जो सीएम होता है वो क्या होगा? विधानसभा का नेता होगा। इसके बाद विधानमंडल की बात मैंने आपको विधानमंडल बता ही दिया था। राज्य विधायिका, राज्य विधानमंडल में क्या होगा? विधानसभा होगी, विधान परिषद होगा और इसके साथ साथ राज्यपाल होंगे। इसके बाद में है राज्यपाल सभी नियुक्ति सीएम की सलाह पर करते हैं। तो हमारी स्टेट में राज्यपाल किसकी सलाह पर काम करेंगे? सीएम की सलाह पर काम करते हैं, ठीक है। सीएम किसके सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के, यानी किसे हम एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। राष्ट्रीय एकता परिषद के भी सदस्य होते हैं। जैसे आपके जो ये नीति आयोग है, इनके भी सदस्य के रूप में काम करते हैं। इसके बाद में ये एक तरीके से इनकी मीटिंग होती है एनडीसी, वहां पर भी काम करते हैं, वहां के भी सदस्य होते हैं। इसके बाद है सीएम और मंत्री परिषद। तो जो आपके सीएम होगा, मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद में सभी बड़े बड़े कैबिनेट रैंक के क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य स्तर के मिनिस्टर्स होते हैं। तो आर्टिकल 163(1) के तहत राज्यपाल को उसके कार्यों का संपादन करने में सहायता करेंगे। सलाह देने के लिए उनके पास में क्या होती है? मंत्री परिषद होती है। यानी कि जो मंत्री परिषद होगी वो क्या करेगी? एक तरीके से सीएम को सलाह देने का काम करती है। आपको पता होगा जैसे आपकी फैमिली होती है, फैमिली में भी क्या होता है? आप अलग अलग मेंबर होते हैं। अब ये सभी मेंबर्स क्या करते हैं? अपने घर के मुखिया को कभी ना कभी सलाह की नीड पड़ती है, तो वो क्या करते हैं? चाहे ये बड़े हैं घर के, बट फिर भी उन्हें किसकी ज़रूरत है? सलाह की ज़रूरत होती है, आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से मंत्री परिषद भी क्या काम करती है? इनका सहयोग करने का काम करती है, इन्हें सलाह देने का काम करती है। पर हेड कौन होते हैं? हेड हमेशा सीएम ही होते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई 6 महीने तक यहाँ पर अब्सेंट रहता है, मान लीजिए विधानसभा के स्तर में अब्सेंट रहा, 6 महीने तक नहीं गया, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? रद्द हो जाती है। और एक बात और भी है कि मान लीजिए जो सीएम है, सीएम बने हैं, वो विधानसभा से सदस्य नहीं है, मान लीजिए विधान परिषद से है, तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा से सदस्य बनना पड़ेगा। विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट्स में है, सभी स्टेट्स में ये नहीं है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। जब राज्य विधानसभा द्वारा टोटल सदस्य संख्या के, मतलब ये बनाई कब जाती है? जब आपके यहाँ पर, जब आपकी जो विधानसभा है, यानी मान लीजिए मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा की जो विधानसभा है उसके जो टोटल सदस्य हैं, मान लीजिए हमारे विधानसभा में टोटल सदस्य हैं, हमारे यहाँ पर एमएलए की सीट्स 90 हैं,
तो 90 सीट्स जो हैं उनकी बहुमत तथा मत देने वाले और उपस्थित होने वाले सदस्य की कम से कम, यानी कि उसमें जितने भी बहुमत, या तो बहुमत होना चाहिए या जितने लोगों ने वोट किया है उसके 2/3 बहुमत द्वारा क्या होनी चाहिए, वो सर्जित होनी चाहिए। इसके बाद यानी कि ये कुछ प्रस्ताव पास करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने की नीड नहीं है, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है विधान परिषद कहाँ कहाँ बनाई गई है, क्योंकि आपका जो पेपर है ना वो थ्योरी लेवल ना होकर फैक्ट बेस है। तो बस आपको यही पॉइंट्स याद रखने हैं। बहुमत और मत देने वाले उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या के, यानी कि 90 सीट्स में से जितने उपस्थित हैं उनके कम से कम 2/3, या तो बहुमत होना चाहिए, बहुमत नहीं है तो जितने बंदे उपस्थित हैं उनके 2/3 सदस्य एक संकल्प पारित करें और फिर उसे कहाँ पर भेजेंगे, संसद में भेजेंगे। अब संसद क्या करेगी, अपनी सभी सहमति के आधार पर विधान परिषद का गठन करेगी। तो इसका जो प्रस्ताव है वो कहाँ से जाता है, उस स्टेट की विधानसभा से जाता है। ऐसे ही किसी भी स्टेट में विधान परिषद नहीं बनाई जा सकती। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा सीट से 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैंने अभी आपको 90 का एग्जांपल दिया था, इसका 1/3 निकालेंगे तो 30 आएगा। मान लीजिए मैं हरियाणा से हूं तो हरियाणा में 30 से ज्यादा विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है। अब यहाँ पर ये जो अपॉइंट, इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, किस किस के द्वारा अपॉइंट किए गए होंगे, ये बात भी आपको याद रखनी है। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट होंगे। मैंने बताया था जैसे देश में अपॉइंट होते हैं कला में, इसके साथ साथ कोई जिस तरीके से कोई फेमस है, जैसे कला है, संगीत है, संगीत भी कला में ही आ जाता है, खेल है, स्पोर्ट्स है, सामाजिक कार्य हैं, इन सभी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 1/6 सदस्य इन यहाँ से होंगे, मतलब इन फील्ड से होंगे जो राज्यपाल नियुक्त करेंगे। इसके साथ साथ 1/2 सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होगा, माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के निर्वाचक मंडल से, यानी कि इसमें से जो टोटल है उसके 1/2 सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होगा, माध्यमिक स्कूल के अध्यापक जो होंगे वो क्या करेंगे, इसका निर्वाचित करेंगे। 1/2 सदस्यों का निर्वाचन पूर्व स्नातकों से, ठीक है, तथा विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 कहाँ से होगा, जैसे कोई बोर्ड बनाए गए होते हैं स्टेट में, उनके सदस्यों से मिलकर इनका निर्वाचन होगा। मतलब ये सदस्य इस तरीके से यहाँ से एक तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद है विधानसभा। विधानसभा में ना टोटल सीट्स कितनी हो सकती है, तो आर्टिकल 170 के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लेना। विधान परिषद में, विधानसभा में, सॉरी परिषद नहीं है, सभा है, विधानसभा में आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, 500 से ज़्यादा नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर विधानसभा की सीट्स भी ज़्यादा है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर सीट्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और न्यूनतम आंकड़ा कितना सेट किया गया है, 60 सेट किया गया है। लेकिन इसमें भी ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्टेट ऐसी है जिनका जो डेटा है वो 60 डिसाइड ना करके उससे कम डिसाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर सिक्किम लिखा है मैंने, सिक्किम के पास में 32 है और वैसे न्यूनतम आंकड़ा मैंने अभी आपको कितना बताया, 60 बताया है, परंतु यहाँ पर सिक्किम का कितना है, 32 है। उसी तरीके से जैसे आपके गोवा है, गोवा की भी सीट 40 है, मिज़ो की भी 40 है, पर और ये क्या इनके लिए न्यूनतम आंकड़ा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ना बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है, वहाँ पर कम जनसंख्या है तो वहाँ पर सीट्स भी आपको कम ही देखने को मिलेंगी। लोकसभा की तो 1 2 2 1 सीट्स देखने को मिलती है आपको। तो इस तरीके से ये सारा आज का जो क्लास है ना हमारी वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब रही हो तो माफ़ कर देना, आज मुझे जुकाम लगा तो मेरी मतलब इसी तरीके से बोला नहीं जा रहा ज़्यादा, तो फिर भी मैंने सोचा चलो एक क्लास तो बना ही देती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा अगर आपको एक क्लास पसंद आई है और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, कल वाले भी शेयर कर दूंगी और आज वाले मैं कल शेयर करूंगी, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।